हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 6 यानी टिश्यूज को डिकोड करने वाले हैं। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना सीधे सीधे सवाल उठकर आते हैं। हमने सेल्स के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन अकेले सेल्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि ये सेल्स आखिर टीम बनाकर हमारे पूरे शरीर को बनाते कैसे हैं। चलिए इसी टीम वर्क की साइंस को समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है एक घर का एग्जाम्पल। सोचिए जरा, जैसे एक घर बनाने के लिए दीवारों के लिए ईंट लगती हैं, खिड़कियों के लिए शीशा और वायरिंग के लिए तार, सबका अपना एक स्पेसिफिक काम है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में भी अलग अलग काम करने के लिए स्पेशल सेल्स के ग्रुप्स होते हैं। तो टिश्यू की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एनसीईआरटी के हिसाब से ये सेल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और जो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन पूरा करते हैं। और इसी टीम वर्क को ना बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन। इसको बिल्कुल मार्क कर लीजिए। सिंपल सी बात है, एक अकेला सेल सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में काम को बांट दिया जाता है। लेकिन अब एक नेचुरल सा सवाल दिमाग में आता है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के शरीर में एक ही तरह के टिश्यूज होते हैं? चलिए देखते हैं कि इनमें आखिर फर्क क्या है। अब यहां सबसे बड़ा डिफरेंस समझना है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, प्लांट्स स्टेशनरी हैं, मतलब एक जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, इसीलिए उन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और ये सपोर्ट उन्हें ज्यादातर डेड टिश्यूज से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एनिमल्स मोबाइल होते हैं, खाने और शेल्टर के लिए घूमते फिरते रहते हैं, तो उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए उनके ज्यादातर टिश्यूज लिविंग होते हैं। लॉजिक सिंपल है। ठीक है, तो अब प्लांट्स के अंदर थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट के ग्रोथ इंजन की। जी हाँ, वो टिश्यूज जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि विभज्योतक ऊतक। ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, ये एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि प्लांट हर जगह से ग्रो नहीं करता। ग्रोथ सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है। इन्हें हम ग्रोथ जोन्स भी कह सकते हैं। और ये वही जगह है जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है, जैसे कि स्टेम और रूट के बिल्कुल टिप पर। अब यहां से एक सीधा सवाल बनता है कि इन सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सुनिए, ये बहुत एक्टिव होते हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहां एक ट्रैप है, और वो ये है कि इनमें वैक्यूल्स नहीं होते। एग्जाम में ये पॉइंट जरूर पूछा जाता है। सवाल है, क्यों नहीं होते? सिंपल, क्योंकि इनका काम स्टोरेज करना है ही नहीं। इनका एक ही काम है तेजी से डिवाइड करना और प्लांट की ग्रोथ कराना। दैट्स इट। अब इनकी लोकेशन के बेसिस पर ये 3 तरह के होते हैं, और इनका फंक्शन याद रखना बहुत आसान है। देखिए, पहला है एपिकल मेरिस्टम। एपेक्स का मतलब होता है टिप, तो ये रूट और स्टेम के टिप पर मिलता है, और इसका काम है लंबाई बढ़ाना। दूसरा है लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मतलब साइड, तो ये साइड में होता है और प्लांट की मोटाई यानी गर्थ बढ़ाता है। और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये नोड्स के पास होता है, वही जगह जहां से पत्तियां निकलती हैं। अब सोचिए, जब इन डिवाइडिंग सेल्स की डिवाइड करने की पावर खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? तब ये एक परमानेंट शेप, साइज और एक परमानेंट फंक्शन ले लेते हैं। और इसी प्रोसेस को, जिसमें एक सेल मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक रोल ले लेता है, उससे कहते हैं डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण। और इसी से बनते हैं अगले टाइप के टिश्यूज, यानी परमानेंट टिश्यूज। ये जो टेबल है ना, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से समझते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 तरह के हैं। पहला, पैरेन्काइमा। ये पैकिंग टिश्यू है, इसकी सेल वॉल पतली होती है और इसका मेन काम है फूड स्टोर करना। दूसरा, कॉलेनकाइमा। कॉलन से कॉर्नर याद रखिए। इसकी सेल वॉल कॉर्नर्स पर मोटी होती है और ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपने देखा है ना, टहनियाँ कैसे बिना टूटे मुड़ जाती हैं, वो इसी की वजह से। और तीसरा, स्क्लेरेनकाइमा। ये हार्ड टिश्यू है, इसकी सेल वॉल लिग्निन की वजह से बहुत मोटी और सख्त होती है। इसका काम है प्लांट को मजबूती देना। और अब स्क्लेरेनकाइमा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बार बार यूज करता है, नारियल का छिलका। जी हाँ, नारियल का जो हार्ड वाला छिलका या हस्क होता है ना, वो स्क्लेरेनकाइमेटिस टिश्यू से ही बना होता है। इससे बेहतर एग्जाम्पल इसकी मजबूती को समझने के लिए और क्या हो सकता है? अच्छा, प्लांट्स में कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। ये प्लांट की स्किन जैसी ही है। पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमाटा, और इन्हीं से गैसेस एक्सचेंज होता है। और जैसे जैसे पेड़ पुराना होता जाता है ना, तो बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर कॉर्क में बदल जाती है, जो उसे और भी ज्यादा प्रोटेक्शन देती है।
अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर। सोचिए, ये प्लांट के प्लम्बिंग सिस्टम की तरह हैं। इन्हें कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं जो सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। यहां इस स्लाइड में देखिए, ये है एक वैस्कुलर बंडल। ये एक पाइप के बंडल जैसा है जिसके अंदर प्लांट के दो मेन ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और ये दोनों हमेशा एक साथ ही मिलते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जाइलम से याद रखिए जल, यानी ये पानी ट्रांसपोर्ट करता है और इसके ज्यादातर कंपोनेंट्स डेड होते हैं। फ्लोएम से याद रखिए फल, यानी फूड जो पत्तियों में बनता है, और इसके ज्यादातर कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं। ये डेड और लिविंग वाला डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, इसको भूलना नहीं है। तो चलिए अब प्लांट्स को छोड़कर एनिमल टिश्यूज के दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। ये शरीर के लिए दीवारों और बॉर्डर्स की तरह काम करता है, मतलब एक प्रोटेक्टिव कवर। इस टिश्यू की सबसे बड़ी पहचान है इसके टाइटली पैक्ड सेल्स। इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता और ये एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। हमारी स्किन हो, माउथ की लाइनिंग हो या ब्लड वेसल्स, सब कुछ इसी से कवर होता है। इनका मेन काम है प्रोटेक्शन देना और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को एक दूसरे से सेपरेट रखना। अच्छा, इनके अलग अलग शेप्स भी होते हैं और जैसा शेप वैसा काम। एग्जाम्पल के लिए, लंग्स में जहां गैसेस का एक्सचेंज होना है वहां बिल्कुल फ्लैट, यानी कि स्क्वॉमस एपिथेलियम होती है। क्यों? ताकि गैसेस आसानी से आ जा सकें, डिफ्यूज कर सकें। हमेशा ये बात याद रखिए, बायोलॉजी में स्ट्रक्चर इज ऑलवेज रिलेटेड टू फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका काम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करना और सपोर्ट देना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके सेल्स एक मैट्रिक्स यानी एक नॉन लिविंग सब्सटेंस में एम्बेडेड होते हैं। ये स्लाइड कनेक्टिव टिश्यू की डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से दिखाती है। जरा सोचिए, एक तरफ है ब्लड जिसका मैट्रिक्स लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरी तरफ है बोन यानी हड्डी, जिसका मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से एकदम हार्ड है। लेकिन हैं दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब साफ है कि टिश्यू का फंक्शन उसके मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। ये टेबल एक और एग्जाम फेवरेट है। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। टेंडन, ये मसल्स को बोन से जोड़ता है, इसे याद रखिए MTB, मसल टू बोन। फिर है लिगामेंट, ये बोन को बोन से जोड़ता है, इसके लिए याद रखिए BLB, बोन टू बोन, सिंपल। और आखिर में है कार्टिलेज, ये जॉइंट्स को स्मूथ बनाता है। ये वही सॉफ्ट सी बोन है जो हमारे नाक और कान में होती है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और उन टिश्यूज को देखते हैं जो बॉडी में मूवमेंट और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे शरीर में 3 तरह की मसल्स होती हैं और इन्हें डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका है कंट्रोल। देखिए, स्ट्राइएटेड मसल्स ये हमारे कंट्रोल में है, यानी ये वॉलंटरी हैं, जैसे हाथ पैर की मसल्स। फिर आती हैं स्मूथ मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी हैं, जैसे हमारे पेट या इंटेस्टाइन की मसल्स। और आखिरी में आती है स्पेशल कार्डियक मसल, ये भी इनवॉलंटरी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिल में पाई जाती है और जिंदगी भर बिना रुके बिना थके काम करती है। और अब आते हैं बॉडी के हाई स्पीड इंटरनेट पर, यानी नर्वस टिश्यू। इसकी बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सारी की सारी नर्व्स इसी से बनी है। एक न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स जो सिग्नल को रिसीव करता है, और एक्सॉन जो सिग्नल को आगे भेजता है। इन्हीं की वजह से हम इतनी तेजी से सोच पाते हैं और रिएक्ट कर पाते हैं। तो हमने सेल्स से लेकर टिश्यूज तक का सफर तो देख लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह सोचना कितना अमेजिंग है कि ये अलग अलग टिश्यूज आपस में मिलकर एक पूरा ऑर्गन कैसे बनाते हैं, जैसे एक धड़कता हुआ दिल या एक सोचता हुआ दिमाग। यह है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का अगला लेवल।